दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम भारत के राजनीतिक और सामाजिक ताने-बाने को गहराई से समझने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि कैसे संचार यानी कम्युनिकेशन इस पूरे सिस्टम के लिए एक नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। और हाँ, आज के इस खास एक्सप्लेनर के लिए हमने एक स्टूडेंट के बेहतरीन हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स को हूबहू इन खूबसूरत स्लाइड्स में तब्दील किया है। बिना कोई भी पॉइंट या डिटेल मिस किए, बिल्कुल ओरिजिनल A4 नोटबुक वाले फील और सॉफ्ट कलर्स के साथ, ताकि समझने में आसानी भी हो और मजा भी आए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे राजनीति, समाज और संचार के रिश्ते से। फिर कुछ प्रमुख सिद्धांतों को समझेंगे, राजनीति और मीडिया के बदलते दौर को देखेंगे, इसके सामाजिक प्रभाव पर बात करेंगे, मीडिया के अलग-अलग रूपों को जानेंगे और आखिर में वर्तमान चुनौतियों और उनके समाधानों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अपने पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं। राजनीति, समाज और संचार का आखिर कनेक्शन क्या है? भारत जैसे इतने विशाल और विविधताओं वाले देश को एक साथ जोड़े रखना कोई आसान काम तो है नहीं, राइट? यहाँ कार्ल डॉइच का ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है। जरा सोचिए, जिस तरह हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम काम करता है, नसें दिमाग से लेकर अंगों तक मैसेज ले जाती हैं ताकि सब कुछ तालमेल से काम करे, ठीक वैसे ही समाज में संचार काम करता है। ये सूचनाओं का आदान प्रदान करता है और पूरी राजनीतिक व्यवस्था को एक साथ पिरोकर रखता है। अगर ये कम्युनिकेशन रुक जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम ही ठप पड़ जाएगा। अब इस नर्वस सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए हमारे संविधान ने हमें कुछ बेहद अहम मूल्य दिए हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और इनमें सबसे बड़ा हथियार है अनुच्छेद 19(1)(a, यानी अपनी बात कहने और अभिव्यक्ति की आज़ादी। बस यही वो पावर है जो मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनाती है। मीडिया का असली काम क्या है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर पैनी नजर रखना ताकि सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे अकादमिक सिद्धांतों को समझते हैं जो बताते हैं कि मीडिया असल में काम कैसे करता है। एजेंडा सेटिंग थ्योरी, ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। देखिए, न्यूज़ चैनल या अखबार आपको सीधे तौर पर ये नहीं बताते कि आपको क्या सोचना चाहिए, लेकिन वो ये जरूर तय कर देते हैं कि आपको किस बारे में सोचना है। मान लीजिए चुनाव आने वाले हैं और मीडिया लगातार राष्ट्रवाद या फिर महंगाई पर डिबेट कर रहा है, तो आम जनता के दिमाग में भी वही मुद्दे सबसे ऊपर आ जाएंगे। वो हमारी राय नहीं बदलते, बस हमारी चर्चा का विषय तय कर देते हैं। लेकिन रुकिए, तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। उपयोग और संतुष्टि सिद्धांत बताता है कि हम यानी दर्शक कोई मूक दर्शक नहीं है, हम बहुत एक्टिव हैं। हम खुद चुनते हैं कि हमें क्या देखना या पढ़ना है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि संचार की ये समझ सिर्फ पश्चिमी दुनिया से नहीं आई है। हमारे अपने प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र में दर्शकों के साथ जुड़ने के जो तरीके बताए गए हैं, वो साबित करते हैं कि भारत में एक्टिव कम्युनिकेशन का एक बहुत ही शानदार और पुराना इतिहास रहा है। अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि राजनीति और मीडिया का रिश्ता समय के साथ कैसे बदला है। अगर हम नेहरू युग और आज के मोदी युग की तुलना करें तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। पहले के समय में कम्युनिकेशन काफी हद तक वन वे यानी एक तरफा होता था। नेता रेडियो या अखबारों के जरिए बोलते थे और जनता सुनती थी। लेकिन आज गेम पूरी तरह पलट चुका है। आज का युग टू वे कम्युनिकेशन का है। नेता एक्स, फेसबुक और यूट्यूब पर सीधे जनता से जुड़ते हैं और जनता भी उसी पर अपना रिएक्शन दे सकती है। ये पूरी तरह से एक मल्टीमीडिया इंटरैक्शन बन चुका है। इन नोट्स में आज के राजनीतिक माहौल पर कुछ बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं। एक तरफ तो आरटीआई जैसे कानूनों ने आम आदमी को गजब की ताकत दी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 2014 के बाद से मीडिया की आज़ादी और उस पर बढ़ते नियंत्रण को लेकर काफ़ी बहस भी छिड़ी है। हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दक्षिणपंथी विचारधारा को भी तेजी से बढ़ते हुए देखा है। और इसी इंटरनेट ने एक बिल्कुल नया ट्रेंड भी शुरू किया है, व्यंग्य या सटायर का। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी जैसे मीम पेजेस जो व्यंग्य के जरिए सिस्टम पर सवाल उठाते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वाकई हर तरह की आवाज को एक नया मंच दे रहे हैं। चलिए अब राजनीति से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि समाज और आम लोगों पर इस मीडिया का क्या असर पड़ रहा है। मीडिया सिर्फ खबरें नहीं देता, ये समाज को बदलता भी है। याद है 80 के दशक के हम लोग और बुनियाद जैसे टीवी शोज?
उन्होंने पूरे देश को परिवार नियोजन जैसे अहम मुद्दों पर जागरूक किया था। आज के समय में देखें तो #MeToo मूवमेंट या किसान आंदोलनों ने सोशल मीडिया के जरिए उन लोगों को एक ग्लोबल आवाज दी जिन्हें अक्सर अनसुना कर दिया जाता था। लेकिन हाँ, नोट्स ये भी चेतावनी देते हैं कि इसी मीडिया ने समाज में उपभोक्तावाद यानी कंज्यूमरिज्म को भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अब हम जल्दी से मीडिया के अलग-अलग रूपों पर एक नजर डालते हैं कि कौन सा माध्यम क्या काम कर रहा है। इस टेबल को देखिए। प्रिंट मीडिया आज भी हमें डीप एनालिसिस देता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि लोग अब अखबार कम पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खासकर टीवी, गांव-गांव तक बहुत तेजी से पहुंचता है, पर टीआरपी की रेस ने इसे 24 घंटे की सनसनी बना दिया है। डिजिटल मीडिया की स्पीड का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सिरदर्द है फेक न्यूज़। और सिनेमा, जो कभी समाज को आईना दिखाता था, उस पर अब अक्सर किसी खास एजेंडे या विचारधारा को प्रमोट करने के आरोप लगने लगे हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 80 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। डिजिटल इंडिया ने पूरा खेल ही बदल दिया है। अब राजनीतिक नैरेटिव सेट करने की पावर सिर्फ बड़े बड़े न्यूज एडिटर्स के पास नहीं रही, बल्कि कंटेंट क्रिएटर्स के पास आ गई है। आज का युवा लंबे चौड़े एडिटोरियल नहीं पढ़ रहा, वो रील्स, शॉर्ट्स और मीम्स के जरिए पॉलिटिक्स को समझ रहा है। ये कम्युनिकेशन का एक एकदम नया और सच कहें तो अनियंत्रित तरीका है। तो अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रूशियल हिस्से पर। आज की तारीख में हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं और उनका हल क्या हो सकता है। इको चेंबर, ये आज के डिजिटल युग की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स कुछ इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि वो आपको वही कंटेंट दिखाते हैं जो आप देखना पसंद करते हैं। आप बस एक बबल में कैद हो जाते हैं जहां सिर्फ आपके ही विचार गूंजते हैं, और नतीजा, आप दूसरों की बात सुनना ही बंद कर देते हैं। ये नर्वस सिस्टम में एक वायरस की तरह है जो समाज में ध्रुवीकरण और नफरत को बढ़ा रहा है। अगर हम मीडिया के सामने आई चुनौतियों की टाइमलाइन देखें तो ये काफी डराने वाली है। 70 के दशक में सबसे बड़ा खतरा था सरकार द्वारा लगाई गई सेंसरशिप यानी इमरजेंसी। 2000 के दशक में खतरा बदला और टीआरपी के लालच में पीली पत्रकारिता यानी येलो जर्नलिज्म शुरू हो गई। और आज हम एआई और डीप फेक के दौर में खड़े हैं, जहां फेक न्यूज़ कोई इंसान नहीं बल्कि मशीनें पूरी सटीकता के साथ फैला रही हैं। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं। नोट्स में इस बीमार नर्वस सिस्टम को ठीक करने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम सुझाए गए हैं। सबसे पहला और ज़रूरी कदम है मीडिया साक्षरता। हमें लोगों को सिखाना होगा कि इंटरनेट पर क्या सच है और क्या झूठ, इसे कैसे पहचानें। दूसरा, सरकार को आईटी रूल्स 2021 जैसे नियमों को और मजबूत करना होगा। तीसरा, जर्नलिज्म को वापस उसके एथिक्स की तरफ लौटना होगा। और चौथा, तकनीकी समस्या को तकनीक से ही हराना होगा, जैसे डीप फेक को पकड़ने के लिए खुद एआई का इस्तेमाल करना। इस पूरे सफर के बाद ये एक्सप्लेनर हमें इस एक बहुत ही चुभते हुए सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या आज का मीडिया वाकई में लोकतंत्र को बचा रहा है, या फिर ये महज पैसा कमाने का एक टूल बनकर रह गया है? ये एक दो-धारी तलवार है दोस्तों। एक तरफ ये कमजोर को आवाज देता है, तो दूसरी तरफ फेक न्यूज से लोकतंत्र की जड़ों को खोखला भी कर रहा है। जरा सोचिएगा इस बारे में, क्या हमारा मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस यूं ही सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए।